नमस्कार साथियों, मैं राजेंद्र आप सबका स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजी बेस्ड एंड लघु पारसरी में। आप सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं अग्रिम में। होली के चटकीले रंग आपके जीवन को भी चटकीला बना दें, रंगीन बना दें। और अब मैं बात कर रहा हूं आज के वीडियो के बारे में, जो एस्ट्रोलॉजी के ऊपर, और विषय है विपरीत राजयोग। जैसा नाम से ही विदित हो रहा है, इसमें कुछ न कुछ विपरीत है, सामान्य के विरुद्ध है, सामान्य के विरोध में है। तो पहले यही देख लेते हैं कि सामान्य के विपरीत क्या है इस राजयोग में। यह राजयोग छठे, आठवें और 12वें, छठे, आठवें और 12वें भावों के स्वामियों से बनता है। और कब बनता है? जब छठे, आठवें और 12वें भावों के स्वामी इन्हीं भावों में हो। अपनी बात को विस्तार देते हैं। छठे भाव का स्वामी छठे भाव में हो, या आठवें में हो, या 12वें में हो। इसी तरह से आठवें भाव का स्वामी आठवें में हो, 12वें में हो, या छठे में हो। और अगर 12वें भाव के स्वामी से योग बनना है, विपरीत योग बनना है, तब 12वें भाव का स्वामी या तो 12वें भाव में हो, या छठे भाव में हो, या 8वें भाव में हो। अब इसमें कुछ विद्वान ज्योतिषियों ने अलग से कुछ ऐड किया है। जैसे कुछ ज्योतिषियों ने इसमें तीसरे भाव को भी शामिल कर लिया है। तब यह योग इस तरह से हो जाएगा कि तीसरे भाव का स्वामी तीसरे भाव में हो, छठे में हो, 8वें में हो, या 12वें में हो। उसी तरीके से छठे का स्वामी 8वें, 12वें या तीसरे में हो, या छठे में ही हो। 8वें का स्वामी 8वें में हो, 12वें में हो, तीसरे में हो, या छठे में हो। या फिर 12वें का स्वामी तीसरे में हो, छठे में हो, 8वें में हो, या 12वें में हो। तो इस तरीके से, लेकिन जो क्लासिक बुक्स में है उसमें 6, 8 और 12 भावों के स्वामियों की बात की गई है। और इसमें भी थोड़ा थोड़ा सा भिन्नता है, लेकिन जिस पर ज्यादातर ज्योतिषी एक मत हैं वह यही है कि 6, 8 और 12वें भावों के स्वामी इन्हीं भावों में हो। अब इसमें एक दिक्कत है। पहली बात तो ये ध्यान से समझ लीजिए कि इस राजयोग को बहुत ध्यान दे के समझना चाहिए। जैसे इसमें खस्तेश शुक्र अपनी राशि में है, मतलब विपरीत राजयोग बना रहा है, ठीक है। ये मंगल अपनी नीच राशि में है। तो छठे, 8वें और 12वें, साथ साथ तीसरा भी आप इसमें जोड़ सकते हैं। इन भावों के बारे में एक प्रचलित मान्यता यह है कि इन भावों में बैठे हुए नीच के ग्रह अच्छे फल देते हैं। उसका मतलब भी समझ लीजिए। जैसे कोई ग्रह नीच का होगा और इन भावों में, जिन्हें विपरीत भाव या दुस्थान कहा जाता है, छठे, 8वें और 12वें भाव को, और तीसरे भाव को अशुभ भाव कहा जाता है। तो इन अशुभ भावों में बैठकर नीच ग्रह इन भावों की अशुभता को, इनसे मिलने वाले दुख को कम करते हैं। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो यहां नीच का मंगल ठीक फल देगा, इस भाव के फलों को, खराब फलों को कम करेगा। लेकिन समस्या क्या है कि मंगल द्वितीय सोने के साथ साथ
पंचमेश भी है। द्वितीयेश का नीच राशि में होना और 8वें में बैठना तो विपरीत राजयोग बना रहा है, लेकिन पंचमेश का नीच का होना और वो भी 8वें भाव में जाना, यह एक तरह से संतान सुख को कम करने वाला होगा। इसलिए मैंने कहा कि जब भी आप विपरीत राजयोग देखें एकदम से अच्छा फल देने की बात ना करें। किसी अर्थ में वह अच्छा हो सकता है और किसी अर्थ में खराब हो सकता है। उसी तरीके से अष्टमेश चंद्रमा 12वें भाव में जाकर नीच का हो गया है, तो विपरीत राजयोग के सिद्धांतों के अनुसार तो यह ठीक है, राजयोग बना रहा है, लेकिन अष्टमेश आयु का कारक है। इस तरह से इसका नीच का होना आयु को कम कर सकता है। ऐसा मैंने देखा भी है एक धनु लग्न की कुंडली में, विशेष करके अगर लग्न और लग्नेश कमजोर हो। जिस कुंडली की मैं बात कर रहा हूं उसमें लग्न में राहु था। राहु धनु राशि में अच्छा नहीं माना जाता, नीच का माना जाता है। इस तरह से लग्न कमजोर हो गई। लग्नेश 9वें भाव में था, बहुत अच्छी स्थिति, लेकिन उसके साथ एकादशेश और षष्ठेश शुक्र स्थित था। इस तरह से लग्नेश 9वें भाव में स्थित होने के बावजूद अशुभ भाव की युति की वजह से खराब फल देने वाला बन रहा था। और अष्टम भाव का स्वामी चंद्रमा 12वें भाव में पहुंच गया था अपनी नीच राशि में। वह व्यक्ति उसकी आयु 25 वर्ष के आसपास रही होगी। बड़ी विचित्र ही स्थिति में उसकी मृत्यु हो गई। इसलिए मैं इस बात को फिर से दोहरा रहा हूं कि विपरीत राजयोग पर कोई भविष्यवाणी जल्दी में ना करें उसके आधार पर। उसी तरह से पंचमेश का अष्टम भाव में पहुंचना नीच राशि में होकर वह धनु लग्न की कुंडली के लिए ठीक नहीं होगा। अब एक अच्छी स्थिति क्या हो सकती है, जैसे चंद्रमा अष्टम भाव में ही स्वराशि का हो या 6ठे भाव में बैठ जाए और उच्च का हो जाए, वह आयु के लिए ठीक रहेगा। इसके साथ साथ जब चंद्रमा 6ठे भाव में आएगा, उच्च का होगा, तो यदि उस कुंडली में व्यक्ति के चिकित्सक बनने के अन्य योग हैं, तब 6ठे भाव में बैठा हुआ उच्च का चंद्रमा उसके लिए सहायक बनेगा। इसी तरीके से अष्टम भाव में बैठा हुआ चंद्रमा भी यदि कुंडली में चिकित्सक बनने के योग हैं, तब उस योग में सहायता करेगा। अब अगर धनु लग्न की कुंडली माने चंद्रमा अष्टम भाव में हो, मंगल 12वें भाव में हो और शुक्र यहां हो, तो उस समय जो राजयोग बनेगा वह राजयोग इस राजयोग से, इस विपरीत राजयोग से अच्छा राजयोग होगा। वैसे अगर कुछ स्थिति ऐसी बन रही हो कि 6ठे, 8वें या 12वें भाव में जो ग्रह हो वह केवल उसी भाव का स्वामी हो, और ऐसे दो ही ग्रह होते हैं जो एक भाव के स्वामी होते हैं, एक चंद्रमा और दूसरा सूर्य, वे उसी भाव में बैठ रहे हैं तो स्वराशि के होंगे। और इस तरह से जो विपरीत राजयोग बनेगा वह एक अच्छा राजयोग बनेगा। तो विपरीत राजयोग में
एक कंडीशन ये हो गई। इसमें एक चीज और जोड़ लीजिए कि लग्न और लग्नेश अच्छी स्थिति में हो। बस विपरीत राजयोग इतना ही है। तो इसमें एक बार मैं इसे दोहरा दूं, छठे, आठवें और 12वें भाव के स्वामी इन्हीं भावों में स्थित हो, एक बात हुई। दूसरी बात यह हुई कि छठे, आठवें और 12वें भाव में नीच के ग्रह अच्छा फल देते हैं, लेकिन उन नीच के ग्रहों के अच्छे फल के बारे में भविष्यवाणी करते समय यह जरूर ध्यान देना चाहिए कि वह नीच ग्रह किस भाव का स्वामी है। और एक और भी बात, छठे, आठवें और 12वें भाव के स्वामी नीच के होकर यदि कहीं बैठते हैं तब भी वे अच्छा फल देते हैं। इनके पीछे जो समझ है, जो आधार है, वह है कि छठा, आठवां और 12वां भाव यदि कमजोर है तब इनका जो दोष है वह कम हो जाएगा, अगर ये भाव कमजोर है। इसी तरीके से यदि इनके भाव स्वामी कमजोर हैं तब भी इन भावों के दोष कमजोर हो जाएंगे। तो यह हुआ विपरीत राजयोग। इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त कर रहा हूं। मेरा अगला वीडियो फिर से विपरीत राजयोग पर होगा और उसमें मैं एक उदाहरण देकर आपको समझाऊंगा कि एक अच्छा विपरीत राजयोग कैसे बनता है। आज मैंने आपको एक विपरीत राजयोग का उदाहरण दिया। जो विपरीत राजयोग तो बन रहा था लेकिन उसके परिणाम अच्छे नहीं थे। अष्टमेश 12वें भाव में जा रहा था तो एक तरह से अष्टम भाव के दोषों को तो कम कर रहा था, लेकिन सबसे बड़ा दोष उसका अष्टमेश के नीच भाव में, नीच राशि में होने का यह हुआ, नीच राशि में और वह भी व्यय भाव में जाने का, कि उसने उस व्यक्ति की, उस नवयुवक की आयु का व्यय करवा दिया, क्योंकि लग्न और लग्नेश दोनों कमजोर थे। अब एक उदाहरण मैं आपको दूंगा कि विपरीत राजयोग कैसे एक अच्छा फल देता है। दूसरा यह तो मान ही लीजिए विपरीत राजयोग में कुछ तो ऐसी परिस्थितियां बनेंगी जो विपरीत होंगी, मतलब संघर्ष होगा। उन संघर्षों के बाद व्यक्ति को सफलता मिलेगी। लेकिन यदि संघर्ष भी हो और सफलता ना मिले, या किसी क्षेत्र में सफलता मिले और दूसरे क्षेत्रों में ज्यादा दोष मिल जाए या ज्यादा असफलता मिल जाए, ज्यादा अशुभता मिल जाए, तब ऐसा राजयोग भी अच्छा नहीं माना जाएगा। बस मैं अपना वीडियो यही समाप्त कर रहा हूं। एक बार फिर से आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।